हेलो बच्चों। पिछली क्लास में आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं। लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा लेंदी है। इसलिए हम एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे जिसकी मदद से वेक्टर की प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सकती हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। दोनों को हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल की फॉर्म में लगाते हैं और उसके बाद उसका रिजल्टेंट जो कि मैंने पिंक कलर से शो कर रखा है उसको एक्सप्रेस करते हैं। आई होप आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, देन कम बैक टू दिस वीडियो। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मान लेते हैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल है, से बीटा एंगल। तो वो एंगल हम इस वेक्टर डायग्राम में ट्रायंगल लॉ में कहां पर दिखाएंगे, एक एक ही डायरेक्शन को एक्सटेंड करते हैं और ये एंगल थीटा है। क्योंकि थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, तो ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन के बीच का एंगल मैंने थीटा मार्क कर दिया है। यहां से इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा नीचे, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं एम। ये पॉइंट ओ हो गया, इस पॉइंट को नाम देते हैं पी, ऊपर वाले पॉइंट को नाम देते हैं क्यू। तो अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ओ क्यू जो साइड है उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए ओ एम साइड का स्क्वायर प्लस एम क्यू साइड का स्क्वायर। दिस इज सिंपली पाइथागोरस थ्योरम, नथिंग एल्स। ओ क्यू को हम आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसको रिप्रेजेंट करने वाला एरो की लंबाई आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर से सुन लीजिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले एरो की लंबाई आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जो ओ क्यू लंबाई है वो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। फिर से सुनिए, ओ क्यू की लंबाई ओ क्यू की लंबाई आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ओ क्यू उतना ही ज्यादा लेंथी होगा। तो ये प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर आप चाहें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आर। मैं OM का क्या करूं, मैं OM को ब्रेक कर लेता हूं OP प्लस PM में, होल स्क्वायर। और MQ को हम ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है PMQ। तो ट्राइंगल PMQ में हम कैलकुलेट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर यानी कि QM अपॉन हाइपोटेनस मतलब PQ। QM मीन्स MQ। तो यहां से QM यानी कि MQ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, PQ साइन थीटा। ठीक, तो इसको हम यहां सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, PQ साइन थीटा। ये मैं MQ की जगह पे, तो ठीक है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा OP प्लस PM का होल स्क्वायर प्लस PQ साइन थीटा का स्क्वायर। OP को मैं क्या लिख सकता हूँ, OP देखिए ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, मैं इसलिए ए से रिप्लेस कर देता हूँ। PM PM को क्या लिखा जाए, तो इसी ट्राइंगल में मतलब ट्राइंगल PMQ में आप कॉस थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका, PM, और हाइपोटेनस फिर से PQ। PM की वैल्यू क्या हो जाएगी, PM विल बी इक्वल टू PQ cos थीटा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं PQ cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस PQ sin थीटा का होल स्क्वायर। अब सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ये होल स्क्वायर हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस PQ जहां जहां लिखा हुआ है PQ को हम लोग लिख सकते हैं B का मैग्नीट्यूड है, ये देखिए। तो PQ को हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ
या चलिए एक लाइन बढ़ा लेते हैं, पी क्यू कॉस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम इसको क्लियर कर लेंगे, प्लस बी साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलने वाला है, प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। आप इसमें दो टर्म पर ध्यान दीजिए। कौन से दो टर्म्स? पहला टर्म ये वाला और दूसरा टर्म। आप देखिए इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो आपको साइंस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, जो कि 1 होता है। तो अब हमें क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर, और ये दोनों टर्म एडजस्ट होकर के बी स्क्वायर बनाएंगे, जो अंडरलाइन टर्म्स हैं, और प्लस मिलेगा आपको 2ab कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आई? आर स्क्वायर। आर क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट आप निकाल रहे थे उनके मैग्नीट्यूड से किस तरह से रिलेटेड है, वो आप देख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम एक काम और करते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो एंगल है, जो रिजल्टेंट बना रहा है ए वेक्टर से, उसको हम अल्फा सपोज कर लेते हैं। हमने इसको अल्फा सपोज कर लिया है, तो अगर मैं यहां पर टेन अल्फा कैलकुलेट करूं तो कितना है? टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्यू एम अपॉन बेस मीन्स ओ एम। सो इट विल बी क्यू एम की जगह पर हम क्या लिख देंगे, क्यू एम या एम क्यू, पी क्यू साइन थीटा। आप ऊपर देख सकते हैं पी क्यू साइन थीटा। और ओ एम की जगह पर हम क्या लिखेंगे? दिस इज ओ एम एक्चुअली। ओ एम की जगह पर हम लिखेंगे ए प्लस पीएम की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? पीएम की वैल्यू थी पी क्यू कॉस थीटा। तो इस प्रकार से टेन अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा विल बी इक्वल टू, पी क्यू को हम लोग बी लिख सकते हैं, डायग्राम में आप बार बार देखते रहिए। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस पी क्यू को फिर से बी लिख देते हैं, बी कॉस। तो हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो टेन अल्फा का फॉर्मूला हमें मिल गया और दूसरा आर। वी हैव टू फॉर्मूला। क्या मतलब है इन फॉर्मूलों का? रिजल्टेंट हमारे पास, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो आर वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो टेन अल्फा वाले फॉर्मूले से मिल जाएगी। अब हम एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, वही वाली जो पिछले क्लास में हम लोगों ने की थी। क्या प्रॉब्लम है? दो वेक्टर्स थे, एक दो फोर्सेस थे एक्चुअली। एक 5 न्यूटन का, फोर्सेस आर ऑफ कोर्स वेक्टर्स, और दूसरा फोर्स था 5√3 न्यूटन का, और दोनों राइट एंगल पे काम कर रहे थे एक ही पार्टिकल पे। हमारा सवाल था कि नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में काम करेगा। तो अब हम इसी प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एनालिटिक मेथड। हमारे पास जो फॉर्मूले हैं अभी जो हमने डेवलप किए, इन फॉर्मूलों की मदद से हम फिर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो जस्ट हमें क्या करना है, हमारे पास ए कितना है? ए मतलब 5, बी मतलब दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 5√3। उनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। थीटा मतलब यहां पर कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? फॉर्मूला लगा लेते हैं डायरेक्टली, आर इज इक्वल टू अंडर रूट लगा लेते हैं क्योंकि स्क्वायर नहीं लगाया हमने आर पर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन थीटा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, यहां पर आप देख सकते हैं कितना है? 0। कॉस 90 0 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। तो वहां पर हमने जब किया था तो ये जो एक्सप्रेशन है, अब 5 स्क्वायर और पाइथागोरस से आ रहा था, पर यहाँ पर फॉर्मूले से आ रहा है, लेकिन आएगा वही। कितना रिजल्ट आएगा अगर अब इसको सॉल्व करते हैं? 5 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा 4, तो ये बचेगा 10। तो रिजल्ट विल बी 10। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो दो फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट 10 न्यूटन है, और
ये किस तरफ काम करेगा, तो हम यहाँ से टेन अल्फा भी कैलकुलेट कर लें। टेन अल्फा का फॉर्मूला ऊपर सामने लिखा हुआ है। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बी हम किसको मान रहे हैं, बी हम सपोज कर रहे हैं 5√3 को, तो 5√3 ऊपर आ जाएगा और साथ में साइन 90 यानी कि 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ए की जगह 5 है और प्लस बी कॉस 90 आएगा, वो 0 हो जाएगा, तो इस तरफ हटा दीजिए। क्या आ गया, 5√3/5 दैट इज √3, और 10 में √3 होती है 60 डिग्री की, तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट है वो 5 न्यूटन वाले फोर्स से 60 डिग्री एंगल पे काम करेगा। जो ये सारे रिजल्ट्स हम पहले भी देख चुके हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल और डायरेक्टली, लेकिन अभी हमारे पास फॉर्मूला है और हम डायरेक्टली फॉर्मूले की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन याद रहे ये जो फॉर्मूला है ये ट्रायंगल लॉ से अलग नहीं है, वहीं से डेवलप हुआ फॉर्मूला है। चीजें आसान हो गई पहले के कंपैरिजन में। चलिए तो अब स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, मतलब दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड हों, तब रिजल्टेंट कितना आएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पर थीटा तो 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आर की वैल्यू बचेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसलिए अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बचेगा तो फाइनली हमको क्या मिलने वाला है, a। कहने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड हों तो डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड्स जुड़ जाएंगे। ये क्या है, एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स। और यहाँ पर टेन अल्फा की वैल्यू 0 आएगी। टेन अल्फा कितना था, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस। और ये एंगल अल्फा कहाँ किसका है, रिजल्टेंट ने एंगल बनाया है, किससे, a से, ये वो एंगल। तो चूंकि थीटा 0 है इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, न्यूमरेटर 0 होने की वजह से ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि अगर थीटा 0 मतलब दोनों के दोनों वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्टली जोड़ दीजिए। सोच के देखिए, अगर 5 न्यूटन का फोर्स और 5√3 न्यूटन का फोर्स एक ही तरफ लग रहे होते तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि फोर्स कितना हो जाएगा, कुछ 5 प्लस 5√3, राइट। और अल्फा 0 आने का मतलब है कि जो रिजल्टेंट है वो एक ही डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में ए काम कर रहा है। मतलब आपका जो आर वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा, वो कुछ इस तरफ का। ओके, सेकंड स्पेशल केस देखते हैं। अगर थीटा की वैल्यू नाइन्टी डिग्री हो तब क्या होगा, सिंपल है, फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस 90 0 होने की वजह से यहां पर आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और टेन अल्फा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो मिलेगी बी साइन 90, तो बी हो जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि cos 90 वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और टेन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी बी अपॉन ए। ध्यान रखना फिर से, ये जो अल्फा है वो किसका एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल है। किसके साथ बनाया गया, ए के साथ। तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं कि एंगल जिसके साथ लिया गया है रिजल्टेंट का, वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे रहे। और एक तीसरा स्पेशल केस है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो, मतलब पाई रेडियन। 180 होने का मतलब क्या है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस केस में आपको याद रखना है कि साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है, और इस वजह से कॉस कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। इस वजह से आर जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही आप इस पॉइंट पर यहाँ कॉस थीटा को -1 रखेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और फाइनली आपको आर की वैल्यू मिलेगी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आर की वैल्यू मिलेगी आर इज इक्वल टू ए माइनस,
means resultant will be equal to the difference of the magnitudes of the vectors. This will be the case. और tan अल्फा फिर से 0 मिल जाएगा क्योंकि sin 180 0. अल्फा 0 होने का मतलब ये नहीं है कि रिजल्टेंट जरूरी है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाए. यहां पर आपको याद रखना होगा कि sin 180 की वैल्यू 0 आ रही है. इसका मतलब tan अल्फा 0 आ गया. और अगर tan अल्फा 0 आता है इसका मतलब है कि अल्फा 0 भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है. क्योंकि tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है और tan 180 की वैल्यू भी 0 होती है. 0 कब आएगा? जब a बड़ा होगा b से. आप डायग्राम पर ध्यान दीजिए. अगर a बड़ा होगा b से तो क्या होगा? रिजल्टेंट a की तरफ चला जाएगा और एंगल a से कितना बनेगा? 0. अब 180 कब आएगा? जब b बड़ा होगा a से मैग्नीट्यूड. तो दिस विल बी. आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.